आइए इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम उस वायरलेस दुनिया के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं जिस पर हम अक्सर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हम इंटरनेट की असली भौतिक रीढ़ की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इस विशाल इंजीनियरिंग के पीछे कौन सी तकनीकी और भू राजनीतिक कमजोरियां छिपी हैं। सोचिए जरा, जब एक वीडियो कॉल समंदर पार जाती है तो वो कैसे ट्रैवल करती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आसमान में घूमते सैटेलाइट्स ये सब संभालते हैं, लेकिन सच्चाई आसमान में नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में, बिल्कुल अंधेरे में छिपी है। ये आंकड़ा सच में चौंका देने वाला है। दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक हवा या अंतरिक्ष से नहीं गुजर रहा, ये बिल्कुल समुद्र के तल पर बिछी केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो सैटेलाइट्स का रोल बस एक सहायक जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कस्टम इंजीनियर्ड सबसी फाइबर केबल्स की जो हाई बैंडविड्थ, बेहद कम लेटेंसी और जबरदस्त स्थिरता है, सैटेलाइट्स उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे: महासागर की डिजिटल रीढ़, गहराई की इंजीनियरिंग, अंडर सी रिपीटर्स, समुद्र तल की भू राजनीति, मरम्मत की चुनौती और आखिर में इन डिजिटल धमनियों की सुरक्षा। चलिए सबसे पहले पहलू पर आते हैं, महासागर की डिजिटल रीढ़ और इस वायरलेस होने के भ्रम को तोड़ते हैं। यह कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। दुनिया भर में 1.5 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा लंबी बेहद एडवांस्ड केबल्स का जाल बिछा हुआ है। ये बस आम तार नहीं है, ये करीब 500 से ज्यादा ऐसी सक्रिय केबल प्रणालियां हैं जो पूरे के पूरे महाद्वीप और राष्ट्रीय नेटवर्क को आपस में जोड़ती हैं। इनकी क्षमता 1000 टेराबिट्स प्रति सेकंड से भी ज्यादा है और रोजाना लगभग $10 ट्रिलियन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्हीं के जरिए होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, गहराई की इंजीनियरिंग। आखिर इस अत्यधिक दबाव और सटीकता को कैसे मैनेज किया जाता है? इतना सारा डेटा ले जाने के बावजूद ये केबल्स असल में काफी नाजुक होते हैं। इनकी मोटाई बस 70 से 210 मिलीमीटर के बीच होती है, किसी आम बगीचे के पाइप जितनी। लेकिन इस पाइप के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कांच के वो धागे होते हैं जो इंसान के बाल से भी ज्यादा पतले होते हैं। बस इन्हीं को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए इंजीनियर्स को अलग अलग खतरों के हिसाब से डिजाइन तय करना पड़ता है। उथले पानी में जहां जहाज़ों के एंकर या मछली पकड़ने के जाल से खतरा होता है, वहां भारी स्टील की आर्मरिंग की जाती है और केबल को समुद्र की तलहटी के नीचे गाड़ दिया जाता है। वहीं गहरे समुद्र में, जहां पानी का भारी दबाव सबसे बड़ा दुश्मन है, वहां वजन में हल्के और जंग रोधी डिजाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा तीसरा पहलू है इनकी जीवन रेखा, अंडर सी रिपीटर्स, जो सिग्नल्स को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अब एक मसला ये है कि रोशनी हजारों किलोमीटर का सफर तय करते करते कमजोर पड़ने लगती है। यहीं काम आते हैं EDFA यानी एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स। रूट पर हर 40 से 80 किलोमीटर पर लगे ये एम्पलीफायर्स सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कमजोर हो चुके ऑप्टिकल सिग्नल्स को बिना बिजली में बदले सीधे रोशनी के रूप में ही वापस ताकतवर बना देते हैं। अगर इस प्रोसेस को क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो होता ये है कि पंप लेजर्स फाइबर के अंदर मौजूद एर्बियम आयनों को उत्तेजित यानी एक्साइट करते हैं। फिर ये आयन्स डेटा ले जाने वाले सिग्नल फोटॉन्स के साथ मिलकर बिल्कुल वैसे ही नए फोटॉन्स बनाते हैं। इस तरह सिग्नल की ताकत 10 से 15 डेसिबल तक बढ़ जाती है, और वो भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। ये डिवाइसेस एक लाजवाब इंजीनियरिंग का नमूना है। बेरिलियम कॉपर अलॉय से बने ये रिपीटर्स 8000 मीटर की गहराई में, 800 वायुमंडलीय दबाव में और घुप अंधेरे में लगातार 25 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के काम करते हैं। ये 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में खुद ब खुद ठंडे होते रहते हैं, और इनमें लेजर रिडंडेंसी के लिए काफ़ी एडवांस्ड पंप फार्मिंग सिस्टम भी होता है। चौथा हिस्सा काफी अहम है, समुद्र तल की भू राजनीति, यानी वो नए चोक पॉइंट्स जिन पर सबकी नजर है। मशहूर लेखक पराग खन्ना का कहना है कि कनेक्टिविटी ही नया भूगोल है, और ये बिल्कुल सच है। जैसे जैसे देश और बड़ी टेक कंपनियां ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करने की होड़ में लगी हैं, इन केबल्स का भौगोलिक रूट वैश्विक शक्ति और कमजोरियों के एक नए युग को परिभाषित कर रहा है। लेकिन इन केबल्स को आखिर खतरा किस चीज से है? भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरे 10% से भी कम खराबियों के लिए जिम्मेदार हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर नुकसान इंसानी गतिविधियों की वजह से होता है,
करीब 40% केसेस में कमर्शियल शिप्स या मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के एंकर इन केबल से टकरा जाते हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है जानबूझकर किए जाने वाले ग्रे जोन हमलों में बढ़ोतरी। 2007 में एक केबल कटने से पूरे बांग्लादेश में ब्लैकआउट हो गया था। हाल ही में ताइवान जलडमरू मध्य में राज्य समर्थित जहाज़ों द्वारा संभावित छेड़छाड़, 2022 में AAE-1 सिस्टम में गड़बड़ी और बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन की घटनाएं जहां एंकर खींचने और GPS स्पूफिंग का इस्तेमाल हुआ, ये दिखाता है कि कैसे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है ताकि हमलावर आसानी से मुकर सकें। तो इस सबसे जुड़ा हमारा 5वां पहलू सामने आता है, मरम्मत की चुनौती और इससे जुड़ी रणनीतिक खामी। जब कोई केबल कट जाती है तो उसकी मरम्मत करने की क्षमता दुनिया के चंद देशों के पास ही है। फ्रांस और जापान जैसे देशों के पास अपने व्यापक संप्रभु बेड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे देश जो आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए एक अहम डिजिटल केंद्र हैं, उनके पास एक भी घरेलू मरम्मत जहाज नहीं है। उन्हें पूरी तरह से विदेशी जहाज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इस निर्भरता का असर क्या होता है? एक गहरे समुद्र की केबल की मरम्मत में करीब 1 से 3 मिलियन डॉलर्स का खर्च आता है और इसके लिए खास तरह के जहाज़ों की ज़रूरत होती है। बिना अपने घरेलू मरम्मत बेड़े के जब तक ये विदेशी जहाज़ पहुंचते हैं और ये महंगा ऑपरेशन पूरा होता है, तब तक देशों को हफ्तों तक भयंकर डेटा ब्लैकआउट झेलना पड़ सकता है। और अब हमारा आखिरी पहलू, डिजिटल धमनियों की सुरक्षा और डिजिटल युग में समुद्री कानून। ये सुनकर अजीब लगता है कि 1884 का पेरिस कन्वेंशन आज भी केबल के डैमेज को सिर्फ एक टेलीग्राम में देरी मानता है। वर्तमान अनक्लॉज नियमों में आधुनिक हाइब्रिड हमलों के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा का अभाव है। ये नियम सबूतों की इतनी बड़ी मांग करते हैं कि छद्म और लीस्ट जहाज आसानी से बच निकलते हैं, और मुकदमा चलाने का अधिकार भी सिर्फ उस देश तक सीमित होता है जिसका झंडा उस जहाज पर लगा हो। ऐसे में आसान शिकार बनने से बचने के लिए डेटा के प्रमुख केंद्र बन रहे देश अब आगे आ रहे हैं। वो क्षेत्रीय गठबंधनों के माध्यम से मजबूत बहुपक्षीय नियमों और अपने बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल की जोरदार मांग कर रहे हैं ताकि इस उभरते इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा जा सके। डिजिटल और भौतिक दुनिया अब समंदर की गहराइयों में एक हो रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी 21वीं सदी की मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी 19वीं सदी के पुराने समुद्री कानूनों के भरोसे सुरक्षित रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका समाधान हमें मिलकर और जल्द से जल्द खोजना होगा।